अभी ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्टेड ये एक कंसेप्ट है डिफॉरेस्ट्रेशन, और उसके बाद में है ट्री प्लांटेशन या अफॉरेस्ट्रेशन। तो डिफॉरेस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है? डी मीन्स रिमूव, तो फॉरेस्ट को रिमूव करना, यानी कि जो ट्रीज है उनको कम करना है या फिर उनको कट करना है। तो अलग अलग एरियाज में, स्पेशली जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, तो फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा प्लांटेशन होता है, ट्रीज सबसे ज्यादा होते हैं। तो वहां पे अगर हमने कुछ अलग अलग रीजंस के लिए, अगर अलग अलग यूटिलाइजेशन के यूजेस के लिए हमने अगर प्लांट्स कट किए, ट्रीज कट किए, तो उसका इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज पे, डेजर्टिफिकेशन पे, सॉइल इरोजन पे, या फिर कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं और वो भी क्रॉप्स यहाँ से चले जाएंगे, तो उनका भी इम्पैक्ट इकोसिस्टम पे हो सकता है। उसके अलावा फ्लडिंग यहाँ पे बढ़ सकती है, क्योंकि ये फ्लड को रोकने के लिए, पानी की बड़ा जो बाढ़ है उसको रोकने के लिए भी मदद करते हैं। तो ये फ्लडिंग भी कैपेसिटी इनकी बढ़ जाएगी इस एरिया में वाटर की, अगर आपने डिफॉरेस्टेशन किया। या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये कुछ हद तक ये फॉरेस्ट या प्लांट्स जो है ये इनको होल्ड करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सिंक है प्लांट्स, तो ये अगर ट्रीज यहाँ पे होते हैं, फॉरेस्ट होता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये नेचुरल फिनोमिना ही है प्लांट्स या ट्रीज का, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं। तो ये अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से यहाँ पे हो सकते हैं। और इसीलिए आपको जहां पर अगर ऑलरेडी डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, तो उसी प्रोपोर्शन में आपको कंपलसरी ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। तो अगर आपने ट्री प्लांट करते हैं, तो ट्री प्लांटेशन के अलग अलग यहाँ पे फायदे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बात की थी कि ये एज अ नेचुरल एयर फिल्टर काम करता है। तो यहाँ पे जो अगर जहां पर ऑलरेडी ट्री प्लांटेशन हो चुका है, ऑलरेडी ट्रीज है अवेलेबल, तो वहां पे क्लीन एयर वहां पे अवेलेबल होगी, जिसकी वजह से आपके रेस्पिरेशन सिस्टम अच्छी होगी, आपको जो फीलिंग्स है या फिर आपकी जो एनर्जी लेवल है वो हायर साइड में रहेगी। और ये जो ट्रीज या प्लांट्स है ये बहुत सारे गैसेस एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे कि हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अगर आप देखेंगे तो उसमें अमोनिया या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या कुछ ऑर्डर्स भी यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो कुछ ट्रीज या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मेनली एयर को प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए ही यूटिलाइज होते हैं। तो ऐसे ट्रीज जो है वो आपको प्लांट करने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। इसके अलावा जो वाटर है वो क्लीनिंग करने के लिए भी यहाँ पे नेचुरल फिल्ट्रेशन जो टेक्निक हम यूज करते हैं, ये भी प्लांटेशन की वजह से होती है। तो जैसे ही वाटर रिवर बॉडीज में या लेक्स में या कुछ वाटर बॉडीज में जहाँ पे जाता है, तो वहां पे जाने के पहले अगर वो फॉरेस्ट थ्रू जाता है या फिर जहाँ पे प्लांटेशन है वो एरिया से अगर जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो लार्ज साइज पार्टिकल्स है वो वहां पे ब्लॉक होते जाएंगे, और यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस की वजह से ये एज अ नेचुरल फिल्ट्रेशन हो जाएगा और क्लीन वाटर वहां पे आपके वाटर बॉडीज में यहाँ पे ऐड होता है। उसकी वजह से आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो बैलेंस हो जाएगी, और जो इम्प्योरिटीज है वो वहां पे ब्लॉक भी हो सकते हैं। और जो भी नेचुरल यहाँ पे पॉजिटिव बैक्टीरियाज है या फिर नेचुरल कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो सॉइल में भी हो सकते हैं, प्लांट्स में भी हो सकते हैं, वो भी यहाँ पे ऐड होके आपको फिल्ट्रेशन के लिए भी मदद कर सकते हैं। उसके अलावा जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में हमने बात की थी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, तो उसका अगर आप यहाँ पे नंबर देखेंगे तो ये ट्रीज जो है, तो ये 22 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर साल ये एक ट्री यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। तो अगर आप इतने सारे ट्रीज प्लांट करेंगे तो उसी नंबर में ये 22 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सिंक अवेलेबल हो सकता है या फिर एब्जॉर्बर यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। अगर इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमने अगर एब्जॉर्ब कर दिया यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगा और
ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो टेम्परेचर से, ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए या फिर विंड डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए या फिर जो शेड से वो आपको देने के लिए या फिर जो डायरेक्ट सरफेस टेम्परेचर वो डायरेक्टली बढ़ने की जगह अगर ट्रीज यहाँ पे प्लांट होते हैं तो ये प्लांटेशन की वजह से, ये ट्रीज की वजह से डायरेक्ट सनलाइट भी यहाँ पे कम आएगा और जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग पैरामीटर के लिए भी ट्री प्लांटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जहां पर भी फॉरेस्ट है आपको वहां पे पता चलेगा कि आपको समर सीजन में भी जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पर आपको फॉरेस्ट एरिया में आपको कंफर्टेबल टेम्परेचर आपको फील होगा। तो ये सभी चीजें अलग अलग जो इफेक्ट्स है या फिर जो एडवांटेजेस है या फिर पॉजिटिव पॉइंट्स है ट्री प्लांटेशन के। और इसमें जो इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है वो वाइल्ड लाइफ पे भी होता है। तो जैसे हमने हैबिटेट्स के बारे में बात की थी, अगर हमने डिफॉरेस्टेशन किया या फिर जो अलग अलग एडवर्स इफेक्ट देखे, हमने नेगेटिव इफेक्ट्स देखे हैं, तो बहुत सारे जो हैबिटेट्स है वो भी निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमने ट्री प्लांटेशन किया तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ये ट्री प्लांटेशन की वजह से एज अ शेल्टर या फिर नेस्ट बना सकते हैं या फिर फूड के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, मैटिंग के लिए आ सकते हैं या फिर जो हाइबरनेटिंग है उसके लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे एक ओवरऑल इकोसिस्टम अच्छा बन सकता है ट्री प्लांटेशन की वजह से। तो ये अफॉरेस्टेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफॉरेस्टेशन की जगह आपको प्लांटिंग या अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से जीएचजी कंट्रोलिंग और ग्लोबल वार्मिंग का भी जो इम्पैक्ट है, एडवर्स इम्पैक्ट है, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड ही एक कंसेप्ट है बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी मेनली क्या होता है, तो आपको ये वर्डिंग से पता चलता है कि ये बायो ओरिएंटेड है, यानी जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स ओरिएंटेड है। और डाइवर्सिफिकेशन है इसमें, यानी कि इसमें एक ही हैबिटेट या फिर एक ही स्पेसीज या फिर एक ही प्लांट के अलग अलग वैरायटीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन है, इसलिए हम इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी कैसे डिस्क्राइब होता है, तो इसमें ये एक मेनली जो लाइफ है अर्थ में उसका रिचनेस और उसके अलग अलग वैरायटीज जो है उसके बेसिस पे बायोडाइवर्सिटी डिफाइन होता है। तो ये एक ओवरऑल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग हैबिटेट्स हैं, अलग अलग स्पेसीज है, अलग अलग एनिमल्स है। तो ये पूरा डाइवर्सिफिकेशन ये बायो ओरिएंटेड है, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी टर्म कहते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी टर्म डिफाइन हो चुके हैं 1985 में और इसकी वजह से यहाँ पे बायोस्फीयर भी, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो एक लेवल है वो कंसेप्ट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसमें मेनली प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसीज के बारे में कहा गया है। और अगर बायोडाइवर्सिटीज के हमने टाइप्स देखे होंगे तो उसमें जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है, स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी होती है और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी होती है। यानी कि ये जो मेन डाइवर्सिटी के मेन एलिमेंट्स अगर हम देखेंगे तो ये एक जेनेटिकल बेसिस पे है, जीन्स बेसिस पे है, एक स्पेसिस बेसिस पे है और एक इकोलॉजी बेसिस पे है। तो इसके बेसिस पे भी आप डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जो रिचनेस है जीन्स में, जेनेटिकल स्ट्रक्चर्स में, स्पेसिस में, एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरियाज में या जो इकोलॉजी है उसके बेसिस पे इसका लॉस भी हो सकता है। क्योंकि जो अभी हमने बात की है ग्लोबल वार्मिंग की, ग्रीन हाउस गैसेस की, तो इनके अलग अलग जो एडवर्स इफेक्ट है उसकी वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो सकता है। तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी लॉस कहते हैं या फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि ये बायोडाइवर्सिटी के जो अलग अलग एलिमेंट्स है जो अभी हमने देखे थे, जीन्स, स्पेसीज और इकोलॉजी यानी कि इकोसिस्टम्स, तो इसमें से कुछ स्पेसीज लॉस हो चुके हैं, इकोसिस्टम्स इम्बैलेंस हो चुका है या फिर कुछ एलिमेंट्स का भी लॉस हो चुका है, कुछ एरिया वाइज भी यहाँ पे कुछ लॉसेस हो चुके हैं। तो इनको हम कहेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस कनेक्टेड नेगेटिव इंपैक्ट है जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।